तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिज़न का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर सारे कैदी सामने तरफ देख के हँस रहे होते हैं। और तभी हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस वाले को चारों तरफ से चैन से लटकाया गया होता है और उसके नीचे कई सारी लड़कियाँ होती हैं और पीछे की तरफ से सारे कैदी चिल्ला रहे होते हैं कि मारो, मारो, जला दो इसे, जला दो, और हँस रहे होते हैं। और पुलिस वाला नीचे की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ मुझे जलाना ही, प्लीज़ मुझे मत जलाना। तब पीछे की तरफ से एक प्रिज़नर हाथ में मसाल लेके आता है और कहता है, क्या सच में जब तुम हमें मारते थे तो तुमने कभी ये सोचा कि तुम हमें ना मारो? तभी वो हंसते हुए नीचे की तरफ लकड़ी में फेंक देता है और पुलिस वाला वहीं पर जिंदा जलने लगता है। और पीछे की तरफ से सब लोग चिल्ला उठते हैं, मार डालो, मार डालो, ये आखिरकार मर गया, मैं तो इसे सच में जिंदा ही खाना चाहता हूँ। और तभी हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा चमचा आता है और बोलता है, बॉस, हमने आखिरकार उस प्रिजन गार्ड को जिंदा ही जला दिया। और ये सब सुनते ही बॉस हंसने लगता है और तभी हमें बॉस का सीन दिखाया जाता है और बॉस बता रहा होता है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया मेरे छोटे चूजो। और तभी हमें बॉस के बारे में बताया जाता है कि यह है आयरन क्लॉ, जिसे क्रिम्सन भी कहा जाता है। आयरन क्लॉ ज़्यादा अच्छा नाम है तो आयरन क्लॉ ही बोलेंगे। और तभी आयरन क्लॉ हंसते हुए कह रहा होता है कि इसके जले हुए मीट को इनके ही सबोर्डिनेट को खिला दो, और कम पड़े तो हमारे पास और भी कई सारे लोग हैं, उन सभी पिग्स को भी काट कर उनके ही लोगों को खिला दो। हंसने लगता है और तभी पीछे की तरफ से प्रिजनर घबराते हुए कहता है, बॉस, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जो इस प्रिजन की हेड जी है वो हमारे चंगुल से भाग गई है। ये सुनते ही पीछे की तरफ बॉस देखता है और गुस्सा होकर खींच के एक थप्पड़ लगाता है और उसके पैर के पास जो लड़की होती है उसके बाल को खींच कर ऊपर की तरफ उठाता है। कमीने, उसके पास तो प्रिजन की है, अगर वो किसी भी तरह आर्मी रूम तक पहुंच गई तो वो गन्स की सप्लाई को ले सकती है। और ये सब बोलते ही वो लड़की का शक्ल ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी जीभ अपने टंग से उसे लिक करने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें आधे दिन का समय देता हूँ, जाओ और जल्दी से उसे ढूंढ के लाओ, वरना इसी जगह पर तुम होंगे। मुझे लगता है तुम समझ ही गए होगे। तभी वो पीछे की तरफ वो चूजा नीचे तरफ झुक जाता है और कहता है, यस बॉस, मैं भी जाता हूँ। और तभी वो पीछे की तरफ देखता है और पीछे की तरफ हमारा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी मस्कुलर मैन अपने एक अंगूठे पे पुशअप्स कर रहा होता है। और तभी वो बोलता है आयरन क्लॉ कि अच्छा तो ये तुम हो, मैं तुम्हें अभी भी एक मौका देता हूँ, तुम चाहो तो हमारी टीम में ज्वाइन हो सकते हो और बदले में मैं तुम्हें इस प्रिजन से बाहर निकाल दूंगा। और तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक गवर्नमेंट एजेंट हुआ करता था, गवर्नमेंट सीक्रेट आर्मी फैसिलिटी का। इसका रियल नेम है मेजर जेंगलोंग और ये आर्मी में एक ऊंची पोस्ट पे स्नाइपर था। इसे निक नाम दिया गया था पर्पल ईगल। और तभी पर्पल ईगल गुस्से में उसकी तरफ देखता है और तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें हमारा लेन का सीन दिखाया जाता है जो अपनी बहन को हैंकी देते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इतनी ज़्यादा फ़ोर्स का इस्तेमाल मत किया करो। देखो तुमने अपने हाथ को कितना गंदा कर लिया है। भाई कुत्तों को मक्खन की तरह फाड़ दिया उसने। और तभी पीछे की तरफ से प्रिज़न गार्ड ये सब देख के सोच रही होती है, क्या सच में सिर्फ़ इन दोनों ने मिलकर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को अकेले ही मार दिया? इस एक ज़ॉम्बी ने ही हमारे कई सारे प्रिज़न गार्ड्स को जान से मार दिया था। और तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें क्यूटी सिस्टर की तरह दिखाया जाता है, जो अपने भाई को बहुत ही भोले अंदाज में देखते हुए कहती है, भाई मुझे मिल्क चाहिए। कभी लिंक चौंक जाता है, कहता है, क्या मिल्क? उसके सर पे हाथ कहते हुए कहता है, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर मिल्क कहाँ से लाऊँ? और तभी छोटी बच्ची उस प्रिज़न गार्ड की तरफ इशारा करती है और कहती है, देखो वो रहा मिल्क। तभी लिन अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है, नहीं, वो मिल्क नहीं है। लेकिन तब तक निंग बिना कुछ समय सामने की तरफ भागने लगती है और जल्दी से लिन उसे पकड़ता है और कहता है, नहीं वो मिल्क नहीं है। ये सब देख के प्रिज़न गार्ड चौंक जाती है और कहती है, क्या सच में उस लड़की को सच में मिल्क पीना है, या फिर ये कहीं एक परवर्ट गर्ल तो नहीं है? तब तक हमारा लिन उसे पीछे की तरफ खींचता है और कहता है, रुको, तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो? तभी वो ऑफिसर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, ऑफिसर मुझे लगता है आप ठीक होंगी। तब तक अचानक से ऑफिसर उसके हाथ में हैंडकफ लगा देती है और कहती है, भले ये एंड ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ख़त्म ही क्यों ना हो गया हो, पर फिर भी मैं एक परवर्ट इंसान को ऐसे तो घूमने नहीं दे सकती। और वो ये सब सुन के चौंक जाता है और फिर वो समझाता है और कुछ देर बाद ऑफिसर खांसते हुए कहती है, ओह मुझे माफ़ करना, तुम लोग तो ब्रदर एंड सिस्टर निकले। सॉरी, मेरी हैबिट कभी-कभार मुझ पे हावी हो जाती है। और पीछे की तरफ से निंग उसे चिढ़ा रही होती है और तभी वो बोलने लगती है, बाय द वे, बाहर की दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है? जैसे एंड ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है, तब से मैं प्रिज़न से बाहर ही नहीं निकली। ओह! बाहर की दुनिया तो पूरी तरह से तबाह हो गई है, हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है। हम लोग तो इस प्रिज़न में इसलिए आए थे ताकि हम कुछ गन्स को ले सकें अपनी सेफ्टी के लिए। और तभी ये सब सुनते ही प्रिज़न गार्ड सीरियस हो जाती है और कहती है, ओह! तो तुम्हें गन्स चाहिए, क्यों ना हम एक डील करें,
और तभी वो बताने लगती है कि मेरे पास गन रूम की कीज़ हैं और अगर जो तुम्हें गन चाहिए तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी इन सभी प्रिजनर्स को सप्रेस करने में। तुम इतने पावरफुल तो हो ही कि तुम मेरी मदद कर सको और इसके बदले में तुम जितनी गन ले सकते हो मैं तुम्हें ये गन दूँगी। और ये सब सुनते ही लिन खुश हो जाता है, कहता है डील, भूलना मत तुमने क्या कहा है। और तभी ये सुनते ही अपनी कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने कहा है तुम जितनी भी गन ले सकते हो, होल्ड कर सकते हो, तुम ले सकते हो। और ये सब सुनते ही हमारा लिन शैतानी स्माइल कर रहा होता है। तभी प्रिज़न गार्ड बताने लगते हैं कि 5 दिन पहले ही अचानक से जो पावर सप्लाई है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, जिसकी वज़ह से सारे प्रिज़नर्स बाहर की तरफ निकल गए और उनका जो हेड है आयरन क्लॉ वो भी आज़ाद हो गया। और उन सभी ने मिलके इस पूरे प्रिज़न पे कब्ज़ा कर लिया और कई सारे मेरे कलीग्स को भी अपना बंदी बना लिया है। और तभी वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और वो बताती है कि ऊपर की तरफ ही गन रूम है। और तभी हमें 4th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं और लिन सामने तरफ देखता है और कहता है रुको, सामने कुछ तो है। तभी हमें सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटे से छेद से दरवाजे से पीक करते हुए लिन देख रहा होता है और सामने की तरफ हमें सीन दिखाया जाता है, एकदम डरावना सीन, जहाँ पर कुछ लोगों को बॉल के अंदर उबाला जा रहा होता है। आस-पास इंसानों की हड्डियाँ पड़ी होती हैं, कुछ लोग तो इंसानों का मांस खा रहे होते हैं और हमें साइड में एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंसानों का मांस कट रहा होता है और एक आदमी, चलो जल्दी साइड हटो, अब मेरी बारी है, और दूसरा आदमी वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और यहाँ कुछ तो हो रहा है। तभी हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई किसी के कपड़े फाड़ रहा होता है। तभी हमें 2 घन चक्करों का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से एक हँसते हुए बोल रहा होता है, "हाँ, कितनी मज़ाक की बात है।" और तभी दूसरा बोल रहा होता है, ब्यूटी, तुम जितना ही रजिस्ट करोगी उतना ही हमें मज़ा आएगा। हमें 2 घन चक्करों का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से एक बोल रहा होता है कि बिल्कुल इसी तरह हमें सर्व करो अगर तुम खाई जाना नहीं चाहती, वरना हम भी तुम्हें इसी तरह खा जाएँगे। और तभी दूसरा वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम उनकी तरह ही कुक नहीं होना चाहती तो हमें सर्व करो। तभी पहला आदमी पीछे तरफ सीन दिखाता है और कहता है, बिल्कुल, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो उस पॉट में पड़ा हुआ है। तभी हमें पीछे पॉट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी आदमी को पकाया जा रहा होता है और ये सब देखते ही वो लड़की रोने लगती है और दोनों अपना गला फाड़ कर हँसने लगते हैं। और हँसते-हँसते ही अचानक से एक एरो आता है और पहले आदमी के गले के आर-पार हो जाता है और वैसे वो ज़मीन पे गिर जाता है और बोलता है, प्लीज़ हेल्प। तभी दूसरा आदमी बोलता है, ओह नो! ये क्या हुआ? तब तक हमारा लिन दरवाज़ा खोल के जल्दी से उड़ते हुए आता है और कहता है, तुम जैसे घटिया जानवर। और ये सब देखते ही दूसरा आदमी करवाने लगता है और कहता है, नहीं बिल्कुल, मैं मर्डरर नहीं हूँ। ये तो वो आदमी था, उसने ही मुझे मजबूर किया है। तब तक लिन आता है, उसके चेहरे पे एक मुक्का मारता है और वहीं पर ब्लास्ट होता है और उसका गेम बज जाता है। तब पीछे की तरफ से दूसरा आदमी हथौड़ा लेकर उठा के जल्दी से भागते हुए आ रहा होता है। तभी हमारा लिन एक लात मारता है और हथौड़े को तोड़ते हुए उसकी गर्दन तोड़ता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। तभी पीछे की तरफ जो आदमी खड़ा होता है, जो बुचरिंग कर रहा होता है, सबको काट रहा होता है, वो डर के मारे नीचे तरफ गिर जाता है और कहता है, नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं मारा है, मैं तो बस एक बूचर हूँ। तभी लिन सामने तरफ आता है, कहता है, तुम जैसे घटिया जानवर, तुम में तो इंसानियत है ही नहीं। और तभी मैं पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑफिसर जाती है और पूछती है, क्या तुम ठीक तो हो ऑफिसर? और तभी ऑफिसर बोलती है, रुको, उसे तो मैं मारूँगी। तभी वो रोते हुए एक चाकू उठाती है और उस बूचर के पास जाती है और बूचर बोल रहा था, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। और ऑफिसर रोते हुए बोल रही है, बिल्कुल मैं उसका रिवेंज लूँगी, और उसे वहीं पे मार देती है। और पीछे तरफ से लिन ऑफिसर को पकड़ता है और कहता है, नहीं, आफ्टर ऑल उसके बॉयफ्रेंड को उसके सामने ही मार दिया गया और उसे पकाकर उसे इसके आँखों के सामने ही खा लिया गया। जब तक ये बोल ही रहा होता है, तब तक वो ऑफिसर अपना गला वहीं पे काट लेती हैं। टेंशन ना लो, तुम्हें इतनी लॉयल लड़की कभी नहीं मिलने वाली। तुम लोग तो सिंगल ही मरोगे, सिंगल, मेरी तरह बिल्कुल। और तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें सीन 8th फ्लोर का दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई चमचा अपने घुटनों पे आ जाता है और बॉस के समय नाक रगड़ते हुए बोल रहा है, बॉस बॉस मुझे माफ़ करना। वो लोग तो 4थे फ्लोर तक पहुँच गए और उन्होंने सेकंड मास्टर को भी किल कर दिया। और ये सुनते ही आयरन क्लॉ गुस्सा हो जाता है, कहता है, क्या? वो जल्दी से अपने आयरन क्लॉ से उस आदमी को ऊपर की तरफ उठाता है और उसके वहीं पर 2 टुकड़े कहता है और कहता है, घटिया पीस ऑफ ट्रैश। और तभी वो दूसरे आदमी को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जल्दी से 5th फ्लोर का गेट खोल दो और सभी ज़ॉम्बीज़ को 5th फ्लोर से नीचे की तरफ छोड़ दो। तभी दूसरा आदमी बोलता है, बिल्कुल सर। और तभी पीछे की तरफ से एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है, बॉस बॉस, अचानक से 2 आदमी अंदर की तरफ आ रहे हैं। वो लोग अपने आप को यूनिफाइड रीजन ग्रुप्स के बता रहे होते हैं और हमें उन्हें रोकने में फेल रहे हैं। वो जल्दी से जल्दी अंदर की तरफ पहुँच जाए। तभी वो बोलता है, क्या? तभी वो हमें सामने की तरफ एक कैंडल को दिखाया जाता है और उसके साथ पैर भी होता है ऑफ कोर्स। और वो अंदर की तरफ आते हुए हँसते हुए बोल रहा है, ओह चीफ आयरन क्लॉ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ शब्द हैं। और चीफ
ये देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिरकार तुम जैसे शिट की हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की। और तभी हमें प्रीस्टेस का सीन दिखाया जाता है और वो बताती है, मैं हाई प्रीस्टेस हूँ यूनिफाइड रिलीजन ग्रुप से, और मैं तुम्हें ऑफ़र करना चाहती हूँ हमारे गॉड को ज्वाइन करने के लिए, और बदले में हम तुम्हें अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ देंगे। और तभी वो एक बॉक्स खोलती है जिसके अंदर हमें ज़ॉम्बी का एसेंस या कोड दिखाया जाता है, और वो सामने तभी देखता है और कहता है, क्या दिस? और तभी वो अपनी दाँतों को मींच लेता है और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईगल खड़ा होता है और वो सामने तरफ ध्यान से देख रहा होता है, और हमें उसके हाथों में एक चम्मच दिखाया जाता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और लिन के अंदर आता है, आर्मरी रूम के अंदर। लिन सामने तरफ देखता है और कहता है, क्या सच में? यहाँ पर तो काफ़ी सारी गन्स है। और ऑफिसर बोलती है, हाँ, बस इतनी ही है। तभी हमारा सीन चेंज होके वापस आयरन क्लॉ पे आता है, जो सामने तरफ देख ही रहा होता है कि ये, तभी तक पीछे की तरफ से भागते हुए उसका चमचा आता है और कहता है, बॉस, ईगल जो है वो जेल से भाग गया है। ये सुनते ही बॉस जल्दी से भागते हुए जेल की तरफ जाता है और वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर दीवार के अंदर होल हो जाता है, और बोलता है, क्या सच में? उसने सबकी आंखों के सामने दिन दहाड़े जेल के अंदर इस दीवार में होल किया और यहाँ से भाग गया। डैम इट! वो कमीना चाहे तो वो अकेला ही हम सबको मार सकता है। और तभी पीछे की तरफ से प्रीस्टेस आती है और अपने अरमानों को सामने की तरफ, सॉरी, वादियों को सामने की तरफ दिखाते हुए बोलती है, अगर तुमने हमारे गॉड को अपना लिया तो तुम इनविंसिबल बन जाओगे, तुम्हारे पास अनंत पावर आ जाएगी। और ये सब सुनते ही आयरन क्लॉ पूछता है, आखिरकार इसकी कीमत क्या होगी? तभी हमारा सीन चेंज होता है और लेन का सीन दिखाया जाए तो मस्त हाथ में शॉट गन लेके सामने की तरफ खड़ा हो जाता है और बोलता है, सच में यहाँ पर तो काफ़ी सारी गन्स हैं, ये सब तो अमेजिंग है। और कैप्टन बोलती है, ऑफिसर बोलती है कि यहाँ पर कई सारी गन हैं, एज मैनी तुम यहाँ से ले जा सकते हो तो तुम यहाँ पर ले जाओ। और तभी वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और एकदम उदास मन से कहती है, क्या सच में जो मेरी ऑफिसर फ्रेंड थी उसने सबके सामने ही सुसाइड कर लिया? क्या हम लोग भी यहाँ पर मरने वाले हैं? और वो लेन की तरफ देखने लगती है और तभी लेन अपनी बहन को पकड़ता है और बोलता है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है और मैंने भी अपनी आंखों के सामने अपने लव्ड वन को मरते हुए देखा है और मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और तभी वो अपने सिस्टर के सर पर पेट करने लगता है और बोलता है, लेकिन बस अब मेरी एक ही विश है कि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकूं। और तभी हमें निंग की पपी स्माइल को दिखाया जाता है और तभी वो सामने तरफ जाता है और उस पुलिस ऑफिसर के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन कर लो और हम लोग आखिरी तक साथ में जिंदा रहेंगे। और ये सब सुनते ही ऑफिसर शर्माने लगती है और कहती है, क्या सच में? अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ कि हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जाना है। और तभी अचानक से निंग को कोई स्मेल आने लगती है और वो पीछे की तरफ घूमती है और आगे की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी ऑफिसर बताने लगती है कि सच में तुम और तुम्हारी बहन तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, तुम दोनों तो सच में अमेजिंग हो, या तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो इतने ही स्ट्रांग है? तभी बोलने लगता है, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे भी स्ट्रांग कोई था। वो हाई स्कूल में मेरे सीनियर ब्रदर थे जिन्हें पहले ही आर्मी ने स्पेशल रूप से उनको ज्वाइन कराया था, और वो पहले ही आर्मी के अंदर एक सोल्जर की पोस्ट में सेलेक्टेड हो गए थे। और ये सब सुन के ऑफिसर भी बोलती है, क्या एक सोल्जर? और तभी हमें पीछे की तरफ ही अचानक से एक रोशनी से दिखाया जाता है और तभी लिन उस ऑफिसर को अपने पास खींचता है और कहता है, वॉच आउट, बच के रहो। और वो ऊपर की तरफ देखता है और जल्दी से अपने एरोस को ऊपर की तरफ फायर करता है और तभी वहाँ की जाली हटती है और अचानक से ईगल नीचे की तरफ कूदता है और सामने की तरफ देखता है और भागते हुए जाता है। और तब तक लिन भी वहाँ पर एरो फायर कर रहा होता है। वो उन सब एरो से बचते हुए सीधा लिन के पैर की तरफ आगे बढ़ता है और अचानक से उसके पैर पे मारने जा ही रहा होता है। तब तक उसके कुंग फू मास्टर टैलेंट एक्टिवेट हो जाता है और अचानक से उसके हाथ में ये डंडा कहाँ से आ गया? डंडा बम्बू जैसा कुछ आ जाता है और उससे वो रिफ्लेक्ट कर देता है। डिफ्लेक्ट करते ही उन लोग एक-दूसरे को मुक्का मार रहे होते हैं और दोनों लोग ही एक-दूसरे का हाथ रोक लेते हैं और रोका-रोका हो गया यहाँ पे तो। और ईगल सामने तरफ देखता है और सच में तुम्हारे पास तो काफ़ी अच्छी स्किल है। और वो सामने तरफ देख के चौंक जाता है और कहता है, क्या सीनियर ब्रदर? और सीनियर ब्रदर सुनते ही ईगल चौंक जाता है और कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? और तभी थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है कि ईगल जाता है वहाँ पर गन्स और बाकी जो सामान है उन सबको लेके एकदम रेडी हो जाता है और पीछे की तरफ से लेन बताने लगता है, सीनियर ब्रदर, मैं आपका जूनियर ब्रदर हूँ जो आपके स्कूल में साथ नहीं पढ़ता था, पर जब आर्मी ने आपको स्पेशली रिक्रूट कर लिया उसके बाद से हम लोग कभी मिले ही नहीं, और मैंने सुना था आप आर्मी में एक स्पेशल पोस्ट पे चले गए हो। आखिरकार आप तो हाई स्कूल में सभी के रोल मॉडल हुआ करते थे और मेरे भी आप आइडल थे। मैं बिल्कुल हमेशा आपकी तरह ही बनना चाहता था। सीनियर ब्रदर, मैंने एक रेफ्यूजी शेल्टर बनाया है जहाँ पर फूड, वाटर और सेफ्टी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इस लास्ट डेज़ में, एंड ऑफ द वर्ल्ड में, आप चाहें तो हमारे साथ रह सकते हैं। और ये सब सुनते ही
ऑफिसर कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन होंगी जब तक तुम मेरे कलीग्स को बचा लोगे और इन प्रिजनर्स को सप्रेस करने में मेरी मदद करोगे। और तभी सीनियर ब्रदर ये सब सुनते ही बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। और वो पीछे की तरफ मुड़कर जाने लगता है और पीछे की तरफ से लिन बोलता है, ब्रदर आखिरकार क्यों तुम ज्वाइन क्यों नहीं होना चाहते? सीनियर ब्रदर बोलता है कि नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और पीछे की तरफ वो शक्ल घुमाता है और एकदम खतरनाक स्टाइल में बोलने लगता है कि तुम मेरे जूनियर ब्रदर हो और सेम स्कूल में पढ़ते हो, तो मैं तुम्हें एक पीस ऑफ एडवाइस देता हूँ, मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो। मेरे जो हाथ हैं वो खून में रंगे हुए हैं। लिन ये सब सुनकर चौंक जाता है और कहता है, ब्रदर आखिरकार इन सब सालों में आपके साथ हुआ क्या? तभी हमें सीन आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन ने वहाँ पर कुछ मशीन को सेटअप करते हुए बोलता है, आखिरकार ये हो गया। तभी हमें मशीन का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ऑफिसर होती है वो दोनों हाथों को अपने सर पर रखती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर इतनी सारी गन्स थी, आखिरकार ये सारी गन्स गायब कहाँ हो गई? और लिन साइड में खड़ा होते ही हंस रहा होता है। तभी सिस्टम प्रकट होता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने प्रिजन से गन कलेक्ट करने का टास्क कंप्लीट कर लिया है, इसलिए तुम्हें 6000 पॉइंट मिले हैं। और यहाँ पर ऑफिसर गुस्सा करने लगती है और उसके लिन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और लिन पीछे हटते हुए बोलता है, आखिरकार तुमने ही तो कहा था कि मैं जितनी चाहूँ उतनी गन्स को यहाँ पर ले जा सकता हूँ। तभी हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं और अचानक से ही वहाँ पर कैप्टन आती है और कहती है, यो। तभी सिस्टम भी प्रकट होता है और बताता है कि कैप्टन को सक्सेसफुली यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया गया है। और तभी कैप्टन बाहर की तरफ निकलते हुए बताती हैं कि सच में टेलीपोर्टेशन बात की जो फीलिंग है वो तो सच में बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और वो सामने तरफ बोलती है कि सच में मैंने तो कुछ दिनों से ही तुम्हें नहीं देखा और तुमने अपने लिए एक नई लवर भी बना ली है। और ये सब सुनते ही जो अफ़सर होती है वो पीछे की तरफ घूमते पूछती हैं, आखिरकार तुम हो कौन? और लिन समझाने लगता है, अरे नहीं, तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, जैसा तुम सोच रही हो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और तभी कैप्टन हाथ में गन लिए हुए सामने तरफ देखते हुए बोलती हैं, ओह! मिशन तो कंप्लीट हो गया, जो प्रिज़न से गन लेनी थी और मेरा भी जो आस-पास एरिया क्लियर करने का मिशन था, वो भी कंप्लीट हो गया। इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गई। पर यहाँ पर तो मैं कुछ और ही देख रही हूँ। और तभी लिन घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं, ये तो पुलिस ऑफ़िसर हैं, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इन गन्स को फाइंड करने में। ये सुनते हुए कैप्टन बोलती है, आखिरकार निंग टैंग कहाँ पर है? और तभी लिन बोलता है, ओह! ये तो मेरे बगल में ही है। और तभी बगल में देखता है और कहता है, तभी चिल्लाने लगता है, अरे नहीं, मेरी बहन कहाँ चली गई? लिन कहाँ चली गई? लिन, आखिरकार निंग कहाँ पर है? और पीछे की तरफ से कैप्टन बच्चों की तरह शक्ल बना के इसे देख रही होती है। तभी ऊपर लगे हुए स्पीकर से आवाज़ आने लगती है कि ऑफ़िसर, मुझे पता चल गया है तुम्हें गन्स मिल गई हैं, पर ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने गेट्स को पहले ही खोल दिया है और यहाँ पर काउंटलेस ज़ॉम्बीज़ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और तभी हमारा सीन चेंज हो गया, ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है। कई सारे म्यूटेंट और नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं और स्पीकर से हँसने की आवाज़ आ रही होती है। तभी लिन ये सब देखता है और कहता है, चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो लोग कॉरिडोर में भागने लगते हैं। तभी लिन सामने तरफ देखता है और हमें सामने एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी दिखाया जाता है, जो हँसते हुए सामने तरफ ग करते हुए बढ़ रहा होता है। तभी सिस्टम भी सामने आता है और प्रकट होते हुए बताता है, वार्निंग, आगे एक म्यूटेड ज़ॉम्बी डिटेक्ट हुआ है। और लिन सामने से अब देखता है और कहता है, क्या सच में यहाँ पर एक और म्यूटेट है? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और ईगल पे आता है। ईगल सामने तरफ जा रहा होता है और वो सोचने लगता है लिन की बातें कि ब्रदर आखिरकार इतने सालों में तुम्हारे साथ हुआ क्या है? और तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथ में गोल्डन रोज़ होता है। और तभी ईगल सामने तरफ देखता है तो वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ का झुंड होता है और वहाँ पर वही लड़की खड़ी होती है। और ईगल बोलता है, लगता है मेरी इलनेस दोबारा वापस आ गई है और ये पहले से भी ज़्यादा बढ़ रही है। क्या सच में तुम मुझे इन ज़ॉम्बीज़ के झुंड की तरफ लाई हो ताकि मैं यहाँ पर मर सकूँ? पर सॉरी, मैं आज नहीं मरने वाला हूँ। और वो साइलेंटली वॉक करते हुए इन ज़ॉम्बीज़ के बीच से निकल जाता है। और बाहर निकलते ही उसको अचानक से सर में दर्द होने लगता है और उसे विज़न्स आने लगते हैं कि उसके हाथ में पूरी तरह ब्लड लगा हुआ है और सामने हमें वही लड़की मरी हुई दिखाई जाती है। और वो सब देखते ही वो चिल्लाने लगता है, नहीं, ये सब सच नहीं है। तब तक हमारी क्यूटी निंग सामने तरफ आती है और वो कन्फ्यूज़ होते हुए देख रही होती है। तभी स्नाइपर सामने तरफ देखता है ईगल और कहता है, क्या सच में यहाँ पर एक छोटी लड़की है? तभी वो लड़की मतलब निंग ज़ॉम्बीज़ की तरफ आगे बढ़ जाती है और सामने की तरफ ईगल जाते हुए बोलता है, नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। ये ज़रूर मेरी इलनेस है। अगर ये लड़की इन ज़ॉम्बीज़ की तरफ जाएगी तो ये पक्का मरने वाली है। और वो निंग सामने तरफ उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में ही जा रही होती है और हमारा स्नाइपर फ्रेंड ईगल सामने तरफ जाते हुए बोलता है, नहीं, एक स्नाइपर को बिल्कुल काम होना चाहिए हर सिचुएशंस को निपटने के लिए। तब तक पीछे की तरफ से जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो निंग को पकड़ने लगते हैं और अचानक से एक ज़ॉम्बी उछलते हुए उसे खाने आ ही रहा होता है।
तब तक हमारा स्नाइपर अपने गन को लोड करके उसका खोपड़ी को वहीं पे खोल देता है। और ये आवाज़ सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज़ स्नाइपर ईगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब तक ईगल अपनी बड़ी बंदूक को ऊपर की तरफ फेंकता है और छोटी बंदूक से दूसरे ज़ॉम्बी का सर खोल देता है और तीसरे ज़ॉम्बी को उड़ता हुआ लात मारता है और जल्दी से उसके सर पे भी गोली मार के उसे भी वहीं टपका देता है। तब तक ऊपर की तरफ से वो स्नाइपर भी गिर रही होती है और 3 ज़ॉम्बीज़ भागते हुए ईगल की तरफ आ रहे होते हैं। जल्दी से ईगल अपनी स्नाइपर को पकड़ता है और एक ही गोली में तीनों का काम तमाम कर देता है। और पीछे की तरफ से निंग ये सब चीज़ें देख ही रही होती हैं। तभी स्नाइपर निंग कहाँ पड़ता है और कहता है गन शॉट से और भी ज़ॉम्बी यहाँ पर आ रहे हैं, चलो हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। तभी सामने तरफ से और कई सारे ज़ॉम्बी का झुंड आ रहा होता है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ स्नाइपर ईगल को पीछे की तरफ धकेल देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसकी आँखें धीरे-धीरे बंद होने लगती हैं और वो सामने तरफ निंग को देख रहा होता है और कहता है क्या सच में दोबारा ये होने वाला है मेरे साथ? दोबारा मैं उसे नहीं बचा सकता? क्या आज भी मैं इसके साथ यहीं मरने वाला हूँ? लगता है यही मेरी डेस्टिनी है। और वो पूरी तरह से अपनी आँखें बंद कर लेता है और बोलता है ये भी अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पे मर जाऊँगा। लेकिन तब तक हमारी निंग अपने हाथों से अलग-अलग थ्रेड निकालती है और सभी ज़ॉम्बीज़ के टुकड़े-टुकड़े कर देती है और अपने हाथ को दोबारा गंदा कर लेती है। और ये सब देखते ही ईगल चौंक जाता है और मुँह खोल के बोलता है क्या? तभी हमारा सीन चेंज होता है और उस म्यूटेंट की तरफ जाता है, जो म्यूटेंट सामने लिन और उन तीनों पर अटैक करता है। तभी ये पोज़ीशन नहीं चेंज करो पोज़ीशन, वो उन्हें नीचे की तरफ गिरा देता है और ये दूसरी पोज़ीशन भाई इसमें सारी पोज़ीशन ऐसी ही हैं क्या? तभी लिन बोलता है घबराते हुए, अरे नहीं, तुम लोग जैसा सोच रहे हो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता था। बिल्कुल, लिन सबसे बड़ा परवट है, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता था। भाई मौके का फ़ायदा उठाना तो कोई लिन से सीखे। तब तक कैप्टन उड़ जाती है और सामने की तरफ गोली चलाने लगती है और तभी लिन अपने पंच को एक्टिवेट कर रहा होता है। तब तक वो ज़ॉम्बी भी लिन के ऊपर ही चढ़ जाता है। अब मुझे अपने पंच पर ही डिपेंड होना होगा। तभी वो मुक्का खींच के मारता है ज़ॉम्बी के पेट में और अचानक से एक ब्लास्ट होता है और ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े और पीछे की तरफ कैप्टन देखती ही रह जाती है। तो चलो इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये एपिसोड और कमेंट में अपना ज्ञान देना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा, बाय बाय, सी यू।